तेलंगाना चुनाव के लिए वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने की सभी से वोट डालने की अपील। तेलंगाना आज तय करेगा अपनी सरकार। इक्यावन 51,000 युवाओं को नौकरियों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर दुबई जाएंगे। सीओपी 28 क्लाइमेट समिट में शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा कार्बन एमिशन कम करना। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद सीएम धामी ने इगास पर्व मनाया। सभी 41 मजदूर स्वस्थ, 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या में बारिश। आज तेज जिलों में अलर्ट। 3 दिन बाद तेजी से गिरेगा तापमान। प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा। दिल्ली को नहीं मिल रही राहत की सांस। एनसीआर में छाने लगा कोहरा। बारिश के बाद बढ़ रहा ठंड का एहसास। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेलंगाना के रण को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले से आपको हरियाणा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कहने एक बार सुनाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, जो नहीं बैठ सकते बैठे, जो खड़े नहीं हो सकते बैठे बैठे कर लो, आप कोई बात नहीं। देखिए, आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात के लेकर के है, तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। तो बहुत ही हर्ष का विषय, अभी हम केंद्र सरकार की तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे उससे जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी बैठ जाइएगा, सभी बैठिएगा। हम सबकी तरफ से स्वागत के भाव पुष्प गुच्छ के माध्यम से यहाँ की सरपंच महोदया श्रीमती सरोज
आ जाओ ना, बुलाओ नहीं, बुलाओ सरपंच जी बुलाओ, बुलाओ ना, नाम बोल दिया, मैडम आओ। आप सबकी तरफ से, हम सब की तरफ से स्वागत और सत्कार के भाव पुष्पगुच्छ के माध्यम से यहाँ की सरपंच महोदया श्रीमती सरोज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का स्वागत कर रही हैं। आप सब भी तालियां बजाकर स्वागत की इस वेला में स्वयं को शामिल कीजिएगा। और श्री नयनपाल रावत जी जो कि यहाँ विधायक हैं, हम सब की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट कर हम सब की ओर से सम्मान और श्रद्धा के भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित कर रहे हैं और उन्होंने सहर्ष आपके सम्मान को स्वीकार किया है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। और अब हरियाणा की जो फिल्म विकास की कुछ संक्षेप में जो जानकारियां, हालांकि आप सब उससे अवगत हैं, आपको परिचय है, फिर भी वो गाथा बार बार गाना हम सब के लिए कल्याणप्रद तो है ही, उसकी जानकारियां भी जन जन तक पहुंचे, ऐसे प्रयास सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। अंत्योदय के भाव से हमने काम करना शुरू किया है। ये अंत्योदय के नाते से हम हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, खास करके गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। हरियाणा के समाज के लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म है। बहुत से सिस्टमैटिक चेंजेस, व्यवस्था में बदलाव ये हमने किए हैं और आज इस समय मैं दावा करता हूं कि हरियाणा की जनता को जो व्यवस्था में हमने बदलाव किए हैं उसका लाभ निरंतर वो आज प्राप्त कर रहे हैं। अब हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का झंझट। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान चिरायु कार्ड जैसे ढेरों काम हो जाते हैं एक कार्ड से आसान। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया। ना तो भाग दौड़ करनी पड़ी, हमारी मैच के अकॉर्डिंग हमारा डाटा वहाँ से उठाया गया और उसके बेस पे ही हमें वहाँ से जॉब का ऑफर लेटर इशू हुआ था। जब से सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया है उससे मेरी पेंशन है वो बहुत जल्दी बन गई और मुझे एक बात है वो धक्के खाने नहीं पड़े। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में लिपिक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी थी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जो भी बच्चा एग्जाम देगा, एग्जाम क्लियर करेगा, बिना किसी से कुछ सिफारिश करे वो नौकरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से अहम बातें कही गई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मनोहर लाल मौजूद। 20,000 पर आगे बढ़ेगा और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 लाख लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना, क्यों भाई, करता है ना। हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं, पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। अब चूंकि
हमारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमारा लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं। जो कार्यक्रम वहां से शुरू हो रहा है उसको वहीं से और सुनेंगे। बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांते तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज हो गई है और हमने देखा कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना के रण को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। आपको बता देंगे तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शाम 5 बजे तक यहां पर वोटिंग चलने वाली है। 2290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। और हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला है। बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। तो भाजपा ने यहां पर 3 सांसदों को मैदान में उतारा, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और कांग्रेस ने भी 3 सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी की पार्टी की ओर से 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 119 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 1 जनवरी 2024 से जुड़ी अहम खबर। और दिल्ली से बड़ी जानकारी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा तो देखिए तेलंगाना में वोटिंग लगातार जारी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लगातार वोटिंग हो रही है। और सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हमने देखा अलग अलग जगहों पर वोट डालने को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया है। और तेलंगाना में आज वोटिंग, 119 सीटों पर चुनाव। तेलंगाना में आज जनता अपनी सरकार तय करेगी। और यह आम जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2290 प्रत्याशी हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से लड़ रहे हैं चुनाव। और भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 3 सांसदों को मैदान में उतारा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस ने भी 3 सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2018 चुनाव में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 1 सीट, तो सिर्फ 1 सीट मिलने की बात सामने आई थी। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें,
फिलहाल यह अहम खबर, जहां पर शाम 5 बजे तक वोटिंग की बात, 2290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला। मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे और भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला है और कांग्रेस ने, आपको बता दें कि यहां पर जीत के लिए कई लोगों को उतारा, अपने सांसदों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों पर चुनाव की बात सामने आई। तो कुल 119 सीटों पर चुनाव की बात, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। 2290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। और 2018 चुनाव में बीजेपी को मिली थी सिर्फ एक सीट। हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने भी वोट डाला है। राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव देखने को मिलता है और यहां पर बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी तीनों सांसदों को उम्मीदवार बनाया और ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। तो ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 चुनाव में बीजेपी को मिली थी सिर्फ एक सीट। तो 2018 में बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी और राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2018 में 140 महिला उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 की बात सामने आई। तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आम खबर आपको हम बता दें, भाजपा ने तीनों सांसदों को मैदान में उतारा। हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबले की बात सामने आई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। कांग्रेस ने भी तीनों सांसदों को उम्मीदवार बनाया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तेलंगाना चुनाव, भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ में चुनाव विशेषज्ञ एस हनुमंत राव जी जुड़ चुके हैं। हनुमंत जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। आज तेलंगाना के रण की शुरुआत हो चुकी है। 119 सीटों पर वोटिंग। अगर इस पूरी विधानसभा की बात करें, किस नजर से आप देखते हैं? यहाँ बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होता है। जी, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो सिमट करके बीआरएस और कांग्रेस के बीच आ गया और सीधी लड़ाई दोनों पार्टियों की। और बीजेपी जो अब से 6 महीने पहले तक भी लड़ाई में दिख रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, अचानक उनके प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया गया। पहले बंडी संजय को बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष और वो खासे
केसीआर की जो सरकार थी उसके खिलाफ एक माहौल बनाने में वो काफी हद तक कामयाब थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जब बंडी संजय को हटा करके जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री भी, उनको जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद कहीं बीजेपी स्लो डाउन हुई और जिस तरीके का आक्रामक रुख बंडी संजय ने अपनाया था केसीआर सरकार के खिलाफ, वो कहीं न कहीं से धीमा पड़ा और कांग्रेस उसी पीरियड में कांग्रेस ने एक मजबूत नैरेटिव सेट करने में कामयाबी हासिल की। हाँ। और इस समय जो स्थिति है मैदान या ग्राउंड, वो कांग्रेस बनाम बीआरएस। ठीक है, यानी कांग्रेस बनाम बीआरएस। देखिए, कांग्रेस यहाँ पर मजबूत रही है और बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर आमतौर पर बीजेपी बाकी के राज्यों में देखें तो काफी मजबूती के साथ उभरकर सामने आई, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं नजर आ रहा है। मैंने जब सवाल किया तो कहा कि सीधी टक्कर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस और यहाँ पर टक्कर किसी और के बीच में हो रही है, बीजेपी रेस से बाहर नजर आ रही है। और देखिए, लेकिन बीजेपी अपनी रेस में आगे बढ़ सके इसको लेकर उसने कई कदम उठाए, अपने सांसदों को उसने चुनाव में उतार दिया है। तो इस सब का कोई असर, क्या इस सब का कोई भी फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, देखिए, जिन मजबूत सांसदों को उतारा है उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो अपनी सीटें अब तक जीत सकते हैं और फेयर चांसेस हैं। लेकिन जिस तरह का पूरे प्रदेश में बीजेपी ने माहौल बनाया था बंडी संजय के नेतृत्व में, वो माहौल, वो धार कहीं ना कहीं वो कम पड़ी। अब इसके पीछे बहुत सारे विश्लेषण हैं। एक विश्लेषण ये भी है कि बीजेपी को लगा कि अगर जो तेलंगाना में वोट हैं वो बीजेपी और बीआरएस के बीच में विभाजित हो गए तो इसका लाभ कहीं कांग्रेस को न मिल जाए, तो इसलिए ऐसा लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का, कि बीजेपी ने कदम पीछे खींचे और बीआरएस को केक वॉक देने की कोशिश की और इसी चक्कर में ना तो बीआरएस को फायदा उसका ज्यादा मिल पाया, ना बीजेपी को मिल पाया। और कांग्रेस जो पिछले 6 महीने पहले नंबर 3 पे चल रही थी, आज वो नंबर 1 पे रही। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ यहाँ पर उभरी है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे हनुमंत सर कि आखिर यहाँ पर कौन सी चीजें, क्योंकि 40 सीटें बताया जाता है, 119 में से ऐसी हैं जिन पर मुस्लिमों का प्रभाव ज्यादा रहता है। इस लिहाज से अगर देखें तो ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, ये जो 40 सीटें हैं इसमें ज्यादातर सीटें जो है वो उत्तरी तेलंगाना की हैं। निजामाबाद, करीमाबाद, महबूबाबाद, जगत्याल, मंथली, ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ तेलंगाना का, हाँ। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और जो बीआरएस और एमआईएम के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, तो 2014 और 2019 में ये माइनॉरिटी वोट जो है वो बीआरएस की तरफ शिफ्ट हुआ था और बीआरएस को अच्छा खासा वोट मिला था। और आप जैसा जानती हैं कि एमआईएम एक तेलंगाना की पार्टी है, बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 9 कैंडिडेट खड़े और नॉर्थ तेलंगाना में उन्होंने एक तरह से बीआरएस के साथ समझौते के साथ सारी सीटें छोड़ माइनॉरिटी वोट बीआरएस की तरफ जाए। लेकिन इस बार जो माइनॉरिटी वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझाने में कामयाब हो गई कि पर्दे के पीछे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम ये तीनों एक हैं और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी वोट है वो उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि आपने पिछले दिनों कर्नाटका इलेक्शंस में भी देखा कि माइनॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिला था। तो उसी तरह का एक ट्रेंड जो है वो आपको तेलंगाना में भी देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमंत जी, एक चीज ये भी है कि देखिए, राहुल गांधी जब तेलंगाना को लेकर बात कर रहे थे उस दौरान हमने देखा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर लोकसभा के चुनाव में मोदी को हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को हराना पड़ेगा। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि साहब बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, जैसे हमेशा एमआईएम को आप देखिए उत्तर भारत में कहा जाता है कि ना वो बीजेपी की बी टीम है। एमआईएम के लिए ये शब्द बहुत प्रयोग में लाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो जब बीजेपी की बी टीम को उसको कहा जाता है, उसी तरह राहुल गांधी कहीं न कहीं जनता में ये भी संदेश देने में कामयाब हो गए कि जो बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति केसीआर की,
वो भी यहाँ तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी और बीआरएस मिले हुए हैं। तो एक जो मासेस में जो एक परसेप्शन गया वो कांग्रेस बनाम रेस्ट का चला गया, और जो लोग बीआरएस के खिलाफ थे या जो बीजेपी के खिलाफ थे या जो एमआईएम के खिलाफ थे, ये सारे इकट्ठा होकर के कांग्रेस की तरफ चले गए और कांग्रेस को वहां से चुनाव में अगड़ने का जो है एक मौका मिल गया या आगे जाने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखिए यहाँ पर तीनों ही, क्योंकि बीआरएस यहाँ पर अपनी सत्ता वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 2018 के नतीजों पर भी नजर डालें तो बीजेपी की हालत काफी खस्ताहाल, महज 1 सीट नजर आई थी। लेकिन अब क्योंकि अगर पूरे लोकसभा के स्तर से हम देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी की मजबूती ना बन पाना, क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए, बीजेपी कभी भी दक्षिणी राज्यों में मजबूत नहीं रही। इसकी बार जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के बाद में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को जो सीटें मिली उसमें बहुत बड़ा हाथ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का था, चाहे वो डी अरुणा रेगलरी हो या जो भी प्रत्याशी थे, तो उनका अपना वोट भी था, बीजेपी का वोट था। लोग बीजेपी को एक विकल्प के रूप में तेलंगाना में देख रहे थे, और बीजेपी का जो एक प्रो हिंदुत्व का एक नैरेटिव है उसको काफी हद तक वो तेलंगाना में पर्कुलेट करने में, डाउन द लाइन पर्कुलेट करने में वो कामयाब भी हुए थे। और 2020 में उनको इसका फायदा मिला, जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ उसमें एक तरह से उन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया, 40 से ज्यादा सीटें उनको मिली। तो अर्बन इलाकों में बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ बना ली थी, और बहुत पिछले 2 सालों से बीजेपी बहुत सिस्टमैटिकली तेलंगाना में उन्होंने 1-2 बड़ी एजेंसियों को भी हायर किया, और बहुत गांव और मंडल लेवल से जो है उन्होंने अपनी रणनीति को बहुत पुख्ता रखा। ये पिछले 3 महीने पहले तक जो है बीजेपी बहुत एग्रेसिव होकर के लड़ रही थी और बहुत अच्छा भी कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी शीर्ष रणनीतिकार हैं उनको ये लगा कि अगर बीजेपी और बीआरएस में ज्यादा टकराव होगा तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, शायद ऐसी कुछ सोच थी। उस वजह से बीजेपी ने थोड़ा कदम पीछे खींचा, और मुझे लगता है कि ये कदम पीछे खींचना या एक अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग बनाना बीआरएस के साथ में, ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए घातक साबित हुआ। अगर बीजेपी ने वही एग्रेशन कायम रखा होता तो आज शायद बीजेपी अगर नंबर 1 की लड़ाई में ना होती तो आराम से नंबर 2 की लड़ाई में बीजेपी होती। ठीक है, ठीक है। और ओवैसी ने यहाँ पर 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कोई असर पड़ेगा, कुछ फायदा मिलेगा इनको? नहीं, देखिए, ओवैसी का अपना एक हैदराबाद का जो ओल्ड हैदराबाद का इलाका है, वो ओवैसी का गढ़ है, और वहाँ आमतौर पे वो 7 प्रत्याशी। ये नुकसानदायक किसके लिए है? नहीं, ओवैसी का अपना एक रीजन है। देखिए, कुल तेलंगाना में उन्होंने मात्र 9 प्रत्याशी खड़े किए हैं, सिर्फ एक प्रत्याशी उन्होंने जो जुबली हिल्स सीट पे खड़ा किया है अजहरुद्दीन के खिलाफ, वहां पे जरूर थोड़ा सा वो कांग्रेस के वोट बैंक को डेंट करेंगे, वरना उनका जो इलाका है ग्रेटर हैदराबाद, आप कहिएगा ओल्ड हैदराबाद का, उसमें उनके 6 से 7 प्रत्याशी हमेशा जीतते रहे हैं, और इस बार भी लगभग 6 से 7 प्रत्याशी आराम से वहां से चुनाव निकाल लेंगे। उनके लिए ज्यादा नफा नुकसान नहीं है, लेकिन जो वो वोट ट्रांसफर करते थे अब तक बीआरएस को, वहां पे इस बार माइनॉरिटी का वोट बीआरएस से कहीं ज्यादा कांग्रेस ले रही है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जो चुनाव पूर्व बीआरएस और एआईएमआईएम का जो समझौता है वो इस लिहाज से कमजोर। बिल्कुल। और देखिए, इस अगर तेलंगाना के रण की हम बात करें तो बताया जा रहा है महिलाएं बहुत अहम भूमिका निभाने वाली हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरीके से वादे किए गए, बीआरएस ने भी अपने घोषणा पत्र महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। क्या इन बातों का असर, क्या महिला निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी, इसका जवाब आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमान जी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम विस्तार से बात करेंगे कि तेलंगाना के रण में महिलाओं की क्या भूमिका होने वाली है, जो वादे महिलाओं के साथ किए गए हैं, क्या उन पर विश्वास उन महिलाओं को नजर आया है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना के रण को लेकर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ में एस हनुमंत राव जी लगातार बने हुए हैं। हनुमंत जी, हम महिलाओं को लेकर बात कर रहे थे कि तेलंगाना के इस रण में महिलाओं की जो भूमिका है वो कैसी होने वाली है, क्योंकि महिलाओं को लेकर अपने अपने घोषणा पत्र में या अपने अपने वादों में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं, चाहे कांग्रेस की ओर से हो जो गारंटियां दी गई, या बीजेपी की ओर से हो या बीआरएस की ओर से अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर जो सुविधाएं दिए जाने की बात सामने आई है वो बहुत कुछ कहती है। लेकिन महिलाएं तेलंगाना की किस ओर जाने वाली हैं, क्या ये निर्णायक भूमिका में आपको नजर आ रही हैं? जो महिला वोटर है तेलंगाना में, हाँ, वो पुरुष वोटर से थोड़ा ज्यादा है। एक करोड़ 63 लाख समथिंग महिला वोटर हैं और 1 करोड़ 62 लाख 90 हजार के आसपास पुरुष वोटर हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो महिला वोटरों की संख्या बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन वो पुरुष वोटरों से ज्यादा है। तो जो भी आप देखें कि तमाम सारी पार्टीज, इन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से टारगेट किया है और उनके लिए जैसे कांग्रेस ने 2,500 रुपए प्रतिमाह की स्कीम एक रखी है, 500 रुपए का सिलेंडर कहा है, पूरा आरटीसी बस में फ्री ट्रैवल है महिलाओं के लिए। इस तरह से लोक लुभावन क्या कहते हैं स्कीम्स डाली है कांग्रेस ने। और जिस एक स्कीम की बहुत बड़ी चर्चा है वो शादी में सहायता के लिए जो स्कीम कांग्रेस ने डाली है, जिसके अंतर्गत 1,60,000 और एक 10 ग्राम का सोना, ये जो कांग्रेस ने किया है, ये एक तरह से आप ग्रामीण आबादी की जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप जैसा जानती हैं कि दक्षिण भारत में जो भी हिंदू महिलाओं की जब शादी होती है तो मंगलसूत्र का एक बड़ा महत्व होता है और वो मंगलसूत्र हर परिवार जो है वो अपनी बेटी को देता है। और वो सोने के जिस तरह के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में किसी के लिए भी एक सोने का मंगलसूत्र देना वो एक कठिन काम है। और उसको देखते हुए कांग्रेस ने बहुत ही होशियारी से 10 ग्राम सोने की जो घोषणा की है, एक तरह का बड़ा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव आप चाहे जितने भी दें, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो ज्यादा इमोशनली अट्रैक्ट करता है, ज्यादा इमोशनली अपील करता है। हाँ। तो ये कांग्रेस यहाँ पे बहुत होशियारी से कांग्रेस ने 10 ग्राम सोने का जो एक वादा किया है वो महिलाओं को बहुत लुभा रहा है। हाँ। और मुझे लगता है कि जो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी स्कीम्स को डिजाइन किया है, वहां केंद्र में महिला को रखा है और इसका लाभ हो सकता है कि चुनाव में कांग्रेस को अन्य पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा। बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन और देखिए, आपने कहा ना कि कांग्रेस ने बड़ी चालाकी के साथ ये कदम उठाया और सिर्फ सोने का ही वादा नहीं किया, बल्कि यहाँ पर देखिए सोने की किसी भी चीज का वो वादा कर सकते थे, सीधे तौर पर वो एक बात कह सकते थे। लेकिन मंगलसूत्र एक ऐसी चीज है ना जो महिलाओं के थोड़ा खास होती है। यहाँ सिर्फ बात किसी भी धातु की नहीं है, बात यहाँ पर आ जाती है एक इमोशंस की, कहीं ना कहीं वो भी महिलाओं को अफेक्ट कर सकते हैं। खैर हनुमंत जी, एक चीज ये भी है कि दिग्गजों की साख इस बार तेलंगाना में कई सीटों पर दांव पर लगी हुई है। 10 सीटें ऐसी है, यहां तक कि केसीआर की बात करें तो इस बार उनकी भी साख जो है वो दांव पर दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर अब बात आ गई है? नहीं, बिल्कुल। इस समय देखिए, जब तेलंगाना 2014 में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो दरअसल ये पहल केसीआर ने जरूर की थी, आंदोलन किया था, लेकिन पार्लियामेंट में बिल ला करके तेलंगाना को देने वाली पार्टी कांग्रेस है। लेकिन उस समय केसीआर ज्यादा चतुराई से, राजनीतिक चतुराई से उन्होंने इसका श्रेय लेते हुए वो 2 चुनाव 2014 और 2019 में भारी बहुमत से जीतने में कामयाब हुए। जो उनका पहला कार्यकाल था उसमें अपने बहुत सारे इन स्कीमों से, लोक लुभावन स्कीमों से और तमाम सारी योजनाओं से वो अपनी पैठ बहुत मजबूत करने में कामयाब रहे। और 2019 में उन्होंने 6 महीने पहले ही चुनाव करा करके न केवल विपक्ष को जो है चौंका दिया, बल्कि एक 119 सीटों वाली विधानसभा में 88 सीटें लेकर के
वो सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से उन्होंने अन्य सभी पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ा। तो ये केसीआर ने किया। लेकिन जो केसीआर का जो दूसरा कार्यकाल था 2019 से 2023 तक का ये जो कार्यकाल रहा, इसमें कहीं ना कहीं पार्टी कैडर ढीला पड़ा। बिल्कुल ये बहुत सारी जो इन्होंने लोक लुभावन स्कीम्स चला रखी हैं, ये कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट हो गए। बहुत सारे बीच में जो है वो दलाल पैदा हो गए जो आम जनता को इन स्कीम्स को दिलाने के नाम पे उन्होंने जो है बहुत सारा उसमें लूट मचाई। और एक बड़ा इशू जो है वो कालेश्वरम डैम का बना है कि जो कालेश्वरम डैम जब कंसीव किया गया था तब इसकी लागत 28,000 करोड़ थी और बाद में केसीआर ने इसमें इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ाया 1,25,000 करोड़ किया और आज वो कालेश्वरम डैम उस तरीके से सामने बन के नहीं आ पाया है जो तेलंगाना के लोगों की आकांक्षा थी। और ये कालेश्वरम डैम जो है बेसिकली देखिए तेलंगाना के पास में सरप्लस वाटर, लेकिन उस सरप्लस वाटर का फायदा आंध्र प्रदेश को ज्यादा मिलता है और तेलंगाना का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो पानी के लिए परेशान रहता है। पानी के लिए उसके पास में उचित प्रोजेक्ट्स नहीं है जिनके बलबूते पे वो पानी उन इलाकों में पहुंचे। तो बहुत लोगों का ये सपना था कि कालेश्वरम बांध जो बनेगा वो उनकी इन पानी की आकांक्षा को पूरी करेगा। तो वहां पे केसीआर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते दिखे। सरकार उसमें मतलब जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं कामयाब होता दिखा। तो ये सारी चीजें केसीआर के खिलाफ चली गई और लोगों में एक बदलाव की जो आकांक्षा है वो प्रबल होती गई और उस बदलाव की आकांक्षा को कांग्रेस ने अपने आप को एक विकल्प के रूप में दिखाते हुए वहां पर बाजी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो आप कांग्रेस के पक्ष में एक हवा देख रही हैं, वो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आपको हवा दिख रही, वरना कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। केसीआर सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स डाली, उसका लाभ लोगों को मिला और उनका जो शासन था वो भी अच्छा रहा, डेवलपमेंट के काम हुए। हैदराबाद जो एक हाईटेक सिटी है जिसकी पहचान ग्लोबली है, पूरे विश्व में जाना जाता है, वहां बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। तो बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि अर्बन इलाकों में कोई बीआरएस को लेकर बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी या कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जो रूरल इलाके में जो समस्याएं थी वहां कहीं ना कहीं केसीआर की सरकार फेल हुई है। इसीलिए अर्बन इलाकों में अगर आप देखेंगे तो बीआरएस कांग्रेस के बराबर में टक्कर देती हुई दिखेगी और कई जगहों पे तो बीआरएस को एज है, बीआरएस आगे है। ठीक है, रूरल इलाकों में बीआरएस बहुत पिछड़ गई है कांग्रेस से और यहीं पर कांग्रेस लाभ उठा रही है। ये एक बड़ा फर्क है इससे। ठीक है हनुमान जी, एक चीज और रही, देखिए केसीआर को लेकर आपने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन केसीआर 2014 में जब सामने आए तो वो एक बिल्कुल तेलंगाना के हीरो की तरह निकलकर सामने आए। उन्होंने वहां पर एक जीत हासिल की। 2018 में उन्होंने एक चाल चली, वो ये थी कि 8 महीने पहले ही विधानसभा भंग कर दी और विपक्षों को तैयारी करने का मौका भी नहीं दिया और अपनी योजनाओं को लेकर वो धरातल पर जनता के सामने चले गए, जिस पर विश्वास जनता ने कर लिया। लेकिन 2023 आते आते दो क्षेत्र, अगर नॉर्थ तेलंगाना की बात करें तो देखिए यहां पर बहुत बड़ी चुनौती इस बार केसीआर के सामने आ गई है और साउथ तेलंगाना थोड़ा नाराज भी नजर आ रहा है। तो 14 और 18 तक तो ठीक था, लेकिन 23 में भी क्या वो जलवा जो दो बार अजय रहे, क्या अभी वो बरकरार आपको लग रहा है? नहीं, देखिए कांग्रेस तो इस बार जरूर बहुत अच्छी टक्कर दे रही है और जो तमाम सारे पोल सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस लगभग बराबरी की लड़ाई पे है और जिस तरीके से आखिरी के 4-5 दिनों में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के जिस तरीके से उसने बीआरएस से टक्कर ली है, तो एक बदलाव की आकांक्षा तो तेलंगाना की जनता में दिखाई देता है। अब वो बदलाव इतने व्यापक स्तर पे ये चीज निकल के आती है, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा ग्राउंड केसीआर ने लूज कर दिया है। जो एक अजय सी बढ़त थी उनके पास में पिछले विधानसभा चुनाव में 88 सीटों के रूप में, तो 119 में 88 सीटें, आज वो स्थिति नहीं है और मुझे लगता है कि इस बार शायद कांग्रेस जो है वो केसीआर को
की कामयाबी को, उनके अजय रथ को रोकने में जो है वो बिल्कुल, यानी अब जो है टक्कर वो कांग्रेस ने देनी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी इस रेस में मुझे थोड़ी अभी भी पीछे ही नजर आ रही है। और ज्यादा मेहनत और ज्यादा रणनीति, हम कह सकते हैं समीकरण जो है उनको साधना होगा, जिसके बाद ही रेस में बीजेपी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हनुमान जी। कुछ पॉकेट्स पे बीजेपी मजबूत है। अच्छा, हाँ ठीक है, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पकड़ बना पाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत होगी यहां पर जीत तक के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत के लिए। तो ये देखिए आम खबर आपको बता दें, जहां पर तेलंगाना की रण की शुरुआत हो चुकी है। 119 सीटों पर आज वोटिंग सुबह शुरू हो चुकी है और 2018 चुनाव में बीजेपी को महज 1 सीट मिली थी। हालांकि इस बार कई जगहों पर बीजेपी ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की है। खासतौर पर सत्ता में आने के लिए, पहली बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने महिलाओं को साधने के चलते बड़े बड़े वादे भी कर डाले हैं। लेकिन इन वादों पर विश्वास कितना महिलाओं को होता है, तेलंगाना की जनता को होता है, ये तो खैर नतीजों के साथ स्पष्ट होगा। फिलहाल कांग्रेस जो है वो टक्कर यहां पर थोड़ा ज्यादा देती हुई दिखाई दे रही है बीआरएस को, लेकिन बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी यहां पर तीनों मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ नतीजे होंगे वो आपको हम 3 दिसंबर को दिखाएंगे। आज हैदराबाद में भी एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला है और तेलंगाना में आज सुबह ही वोटिंग की शुरुआत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज तेलंगाना के रण की शुरुआत हो चुकी है और बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच यहां पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीआरएस सत्ता में वापसी को लेकर पूरी जोर आजमाइश लगाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में वापसी चाहती है। लेकिन बीजेपी अब पहली बार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तीनों ही सांसदों को मैदान में भाजपा ने उतारा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सांसदों को उतारा गया है। लेकिन समीकरण किसके पक्ष में जाते हैं और जनता किस पर विश्वास दिखाती है, ये 3 दिसंबर को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जहां प्रधानमंत्री लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं। वहाँ पे गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ और टॉनी देश का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन में सीख लिया? 12 दिन। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावण अम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो? हाँ, आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? छोटा मोटा रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। अच्छा, गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है, क्या लग रहा है? इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है? वाटर प्रॉब्लम से होता है और समय की बचत होती है और स्प्रे करने नाक से यूनिवर्सिटी में स्प्रे करने के लिए। चलिए रावणम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव, गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? सर, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से श्री लाकेर पालंग जुड़े हुए हैं। कहां से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से हैं। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वहां खड़ी है? हाँ, लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।
अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम लाकर पालंग है। मैं जयपुर ग्राम पंचायत की निवासी हूं सर। नामसाई डिस्ट्रिक्ट का अरुणाचल प्रदेश सर। और मेरा बीबी घर में और 4 बच्चे, 2 बच्चे सर कॉलेज जा रहे हैं और 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। और आप रहने के लिए घर है क्या? जी सर। पक्का घर है? लिए सर घर मुझे सर। पक्का घर, शौचालय, ऐसा घर है क्या? पानी बिजली की व्यवस्था भी है क्या? जी सर मुझे आने दीजिए सर प्लीज। जी सर पहले मेरा कच्चा घर था, जोगी झुपड़ी था सर, पानी उसमें टपकता था। लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से सर मुझे 1,30,000 धन मिला और राज्य सरकार की ओर से भी सर धन मिला। कुल मिला के सर मुझे 1,50,000 मिला। और अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और अब मैं सर बाल बच्चा परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूं सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। जी सर जरूर बिल्कुल। देखिए आप आशीर्वाद मिले देंगे तो मुझे काम करने का और मजा आएगा। जी सर। पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। अच्छा लाकर जी मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में? कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर। उसमें तो का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द, डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। अच्छा लाकर जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया है क्या? और क्या बताया? उसके बारे में सर मेरा ग्राम पंचायत ने मुझे खबर दिया, बताया सर। और उस पे इन लोग के बताने पर जो सर मेरा जानकारी है उसमें सर 2047 तक सर हम लोग हमारा अपना भारत को सुबह से सर मैं खुद कसम कर लिया हूं कि सर हमारा भारत को डेवलप करेगा सर, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग कसम है सर। आपके गांव वालों की आत्मा क्या कहती है? देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी सर गांव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा तो आप एक काम करेंगे, आप गांव वाले 5 टुकड़ी बनाइए, गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए और 5 टुकड़ी 5 गांवों में जाए। 5 गांवों में जाकर के बताएं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, आपको उस कार्यक्रम में आना है, बहुत बड़ा स्वागत करना है और देश को विकसित बनाने के लिए हम अपने गांव में कुछ न कुछ करने के लिए संकल्प करना है। ये करोगे? जी सर बिल्कुल निभाऊंगा सर। आप जैसे सजेशन दिया मैं गांव ये में पीछे जो लोग हैं ना, एक भी ताली नहीं बजाता है आपकी बात सुन करके। देखिए मेरे कहने की बात बजा रहे हैं। जी सर। चलिए लाकर जी मुझे अच्छा लगा। वैसे भी अरुणाचल के लोगों से बात करते तो बड़े जानदार लोग होते हैं तो मजा आता है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका उत्साह, जोश अगल बगल के गांव में भी पहुंचे और लोग ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आ रही है ना उसके साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे कौन है?
सर आगे जम्मू से श्रीमती बलवीर कौर जी जुड़ी हैं। बलवीर जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। बलवीर जी कहां से हैं आप? सर मैं ग्राम पंचायत रेवा तहसील अरनिया डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रही हूँ जी। जी बताइए, आप क्या करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा आपके विषय में थोड़ा बताइए। जी सर मैं एग्रीकल्चरस्ट हूँ, मैं फार्मिंग करती हूँ और मेरा पूरा परिवार फार्मिंग करता है। मैं केसीसी की लाभार्थी हूँ सर। बलवीर जी आपने बताया कि आप किसान हैं, किसानी करती हैं, पूरा परिवार किसानी करता है। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी, सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। हैं तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए, जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। जी सर, हम बिल्कुल लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का, और हमें यहाँ भरपूर फायदा हो रहा है किसानी करने का। जैसे मैं बात करूं केसीसी की, सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया फार्म मशीनरी बैंक के रूप में। मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। और वो सब्सिडी सर आज की डेट में जो मेरे पे कर्जा था ट्रैक्टर का, वो उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निधि की भी लाभार्थी हूँ। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम। देखिए आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर की मालिक हो गई है। आपका आशीर्वाद है सर, पहले नहीं थी। ये फर्स्ट व्हीकल, फर्स्ट इंप्लीमेंट मेरे नाम पे है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेहरबानी से, ऑनरेबल एलजी साहब की मेहरबानी से ये मुझे मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए 100% लाभार्थियों तक ये सारे लाभ पहुंचे, इसके लिए आप भी कुछ जागृति का काम, लोगों से बताने का काम, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल सर, मेरे पास अगर मैंने फायदा लिया है, मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं। मेरे पास सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे आपके पंचायत में लोग कितने, जनसंख्या कितनी है? सर मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। तो फिर मैं तो आपसे बलवीर जी कहूंगा कि आप नेता बन करके अगल बगल के 10 गांव में ये बात पहुंचाइए। जी सर। करोगी? जी सर। आप देखिए मेरा एक ही है, सरकार की योजनाएं, सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है। सरकार की योजना नेता आ जाए यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दें, अखबार वाले छाप दें, ऐसे मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो सारी योजना, सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुंचे। और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है,
इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं। और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले, इसके लिए करोगे आप बलवीर जी? सर, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर लाभार्थियों से सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की हो, और इस संकल्प यात्रा की शुरुआत में वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े, और साथ ही हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल खट्टर भी इस में साथ जुड़े रहे। और ड्रोन के माध्यम से देखिए यहाँ पर महिलाओं को जो विशेष ट्रेनिंग दी गई है उस सब को लेकर प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं से विस्तार से बात की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।